हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और ये है पार्ट 1। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। रेफरेंस हमने लिया पूनम गांधी जी की बुक से और जो हमको टॉपिक्स कवर करने हैं वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, formation of a joint stock company, important documents used in the formation of a company and choice of form of business enterprises। तो ये सारे 6 टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कि बिजनेस क्या होता है। कोई भी काम हम अगर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ अगर हम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी कर रहे हो तो वो बिजनेस होता है। अ बिजनेस एंटरप्राइज is an organization which is engaged in some business or commercial activity। business enterprises वो organization होती है जो किसी business या commercial activity में engaged होती है। हर business जो होता है वो एक अलग अलग कैटेगरी में आता है। बहुत तरीके के business होते हैं लेकिन हर business एक अलग कैटेगरी में आता है। 3 कैटेगरी में हमने business को डिवाइड किया है। एक है हमारी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, दूसरी है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और तीसरी है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। जितने भी बिजनेस होते हैं वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में जरूर आते होंगे। तो ये कैटेगरीज क्या हैं, इनको हम पूरा डीपली स्टडी कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिसका जो ओनर होता है वो कोई एक इंडिविजुअल होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई शॉप है और मैं उसकी ओनर हूं, मतलब मेरा पूरा वहां पे रूल्स रेगुलेशन जो मैंने बनाए हैं वो चलते हैं, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज वो होता है जो कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसका ओनर होता है। द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे कि मैं हूं इस शॉप की ओनर तो मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल हुई, आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। These enterprise work with the main motive of earning profit। और मेरा क्या मेरी शॉप है, मेरा मेन मोटिव क्या है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। क्या करना है? प्रॉफिट अर्न करना है। अब देखो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अंबानी जी, उनका मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन वो प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो यही होता है बिजनेस एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वही होते हैं जहां पे जो ओनर होता है वो कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल होता है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर, एक प्राइवेट इंडिविजुअल ओनर है और मेन मोटिव क्या है उसका कि प्रॉफिट को अर्न करना है। जैसे कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो एटसेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अगला आता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो होते हैं जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जहां गवर्नमेंट ओनर होती है, जहां पे हर चीज में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जैसे कि सेल है हमारा, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC। यहाँ पे सब मेन मोटिव क्या है इनका कि इनका मेन मोटिव है कि हमको सर्विस प्रोवाइड करनी है, प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव नहीं है। यहाँ पे मेन मोटिव होता है कि इनको सर्विस प्रोवाइड करनी है और पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में। ओनर कौन होता है? गवर्नमेंट होती है। The business enterprise which are owned, controlled and managed by the central and state government are known as public sector enterprises। These enterprises work with the main motive of service। Example, Steel Authority of India, Gas Authority of India, LIC etc। लास्ट आता है हमारा joint sector enterprises। ये क्या होते हैं? जहां पे जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं वो होता है हमारा जॉइंट सेक्टर। जहां पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं वो होता है हमारा जॉइंट सेक्टर। द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड जॉइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट, जो दोनों मिलके काम करते हैं। इन दीज एंटरप्राइजेस द डे टू डे मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। देखो जो डे टू डे का मैनेजमेंट होता है, डेली का जो काम होता है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस देखते हैं, एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं, वेयर एज गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय इट्स मेंबर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होते हैं? ज्यादातर गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट के लोग होते हैं और जितना भी डिसीजन मेकिंग का काम होता है वो लोग यही लोग करते हैं। गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है इस काम के ऊपर, जैसे कि मारुति उद्योग हो गया, कोचिन रिफाइनरीज हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जॉइंट सेक्टर के जहां पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। अब हमारा सेकेंड पॉइंट आता है फॉर्म्स ऑफ
प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के कितने फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से अलग अलग टाइप होते हैं। द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कैन फंक्शन एंड रन बाय अडॉप्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। ये सारी फॉर्म्स होती है प्राइवेट सेक्टर की। अगर इनमें से कोई सा भी काम हो रहा है तो यानी कि वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंडर में आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। इस सेकंड पॉइंट में ये जो हम कर रहे हैं, ये सेकंड पॉइंट में ये 3 पॉइंट्स कवर करने हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली और पार्टनरशिप, ये थर्ड पॉइंट में आएंगे ये दोनों, ठीक है। तो अभी सेकंड पॉइंट में सिर्फ ये दोनों पॉइंट्स कवर करने हैं, ये थर्ड पॉइंट में आएंगे। ये चैप्टर पढ़ने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आपकी जो बुक है उसको अपने पास रखें, क्योंकि बड़ा ही हौच पौच सा चैप्टर है। वैसे तो मैंने स्लाइड्स बहुत क्लियर रखी हैं, पर फिर भी बुक साथ में रखना। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप वो होता है जहां पे एक सिंगल ओनर होता है। मान लो ये शॉप है और यहाँ का ओनर एक ही है, सिर्फ एक ही ओनर है। जितने भी काम करना है वो सब यही करेगा। कुछ सेल करनी है, कहीं से कुछ लेकर के आना है, दुकान पर बैठना है, सिर्फ ये सिंगल ओनर है। यहाँ का ओनर सिर्फ एक ही है। जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो यही लेगा, जो भी काम करना है वो यही करेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ओनर मीन्स वन ओनर। सोल ओनर मीन्स वन ओनर। A business owned, managed and controlled by a single individual is known as a sole proprietorship organization. जब भी कोई बिजनेस कोई एक सिंगल इंडिविजुअल चला रहा होता है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। जैसे कि मेरा एक ट्यूशन सेंटर है, मैं मानू मेरा एक ट्यूशन सेंटर है, उसके सिंगल ओनर कौन है? मैं हूँ। ओनर कौन है? मैं हूँ उसकी। तो और तो कोई नहीं है, मेरे साथ मैं ही ओनर हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो हुई, मतलब सॉरी कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं, सॉरी ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस तो हुआ, लेकिन ये सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आया। प्राइवेट एंटरप्राइजेस में किसके अंदर आया? सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आया। अब इसके फीचर्स क्या क्या है? एक तो इसमें सिंगल ओनर होता है, दूसरा फॉर्मेशन एंड क्लोजर। किसी भी तरीके की कोई लीगल फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं होती। आराम से आप अपना बिजनेस खोल सकते हो, कभी भी बंद कर सकते हो, कभी भी शुरू कर सकते हो और कभी भी बंद कर सकते हो। लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब कि जितने भी चीजें होंगी, डेट्स वगैरह होंगे, वो एक सिंगल पर्सन को पे करने पड़ेंगी। इंडिविजुअल रिस्क रहता है, जो भी लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो सब एक इंडिविजुअल को मिलता है। मुझे कोई लॉस हो रहा है तो वो मुझे बियर करना पड़ेगा, अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो भी सारा का सारा मुझे ही मिलेगा, ठीक है। वन मैन कंट्रोल है, किसी से किसी तरीके की कोई एडवाइस लेने की जरूरत नहीं होती, फुल कंट्रोल होता है, जैसे मर्जी चाहे जब मर्जी चाहे डिसीजंस ले सकते हैं। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। सिर्फ मेरी आइडेंटिटी होगी, मेरे बिजनेस की खुद की कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होगी। मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड है अगर वो लग जाता है तो यानी कि उस बिजनेस की खुद की भी एक सेपरेट एंटिटी है, आइडेंटिटी है, सॉरी, ठीक है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ये वर्ड नहीं लगता है, इसलिए इसकी खुद की कोई अपनी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। अब इसका क्या मतलब है? कोई एक ही पर्सन उसका ओनर है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर एक ही है ना, वन ओनर है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर इस ओनर की डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए तो ये बिजनेस वहीं का वहीं खत्म हो जाता है, ये आगे नहीं चल पाता है, क्योंकि इसका सिंगल ओनर होता है, वन ओनर होता है। तो बिजनेस की कंटिन्यूटी डाउटफुल रहती है कि जब तक वो पर्सन है तब तक वो चलेगा। सिंस बिजनेस एंड ओनर आर वन, सो डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी एटसेट्रा विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस। मान लो मेरा सेंटर नहीं चल रहा है, मैं क्लोज कर दूं उसको, तो मैं ही ओनर थी, तो मैंने सोचा क्लोज करना है, तो बस उसको हमने क्लोज कर दिया। स्मॉल साइज, दिस फर्म ऑपरेट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, कि एक ही पर्सन चला रहा है तो इसका साइज क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा। अब इसके मेरिट्स क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़े थे? फीचर्स। अब आते हैं मेरिट्स या एडवांटेजेस, कि एक ही पर्सन इसका ओनर है तो डिसीजंस बहुत क्विकली लिए जाएंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है कि सिंगल ओनर है तो वो किसी के साथ अपने सीक्रेट्स को शेयर नहीं करेगा। डायरेक्ट इंसेंटिव्स यानी प्रॉफिट जो भी होंगे डायरेक्ट
ओनर को मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कि यहाँ पे पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम हो रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम हो रहा है। इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व कि आप जब मर्जी चाहे उसको स्टार्ट कर दो, जब मर्जी चाहे उसको क्लोज कर दो बिजनेस को। अब आते हैं कुछ डीमेरिट्स। रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड रहते हैं, एक सिंगल ओनर होगा, उसके पास जितने रिसोर्सेस होंगे वही इस बिजनेस में यूज किए जा सकते हैं, बाकी रिसोर्सेस को कहीं और से यूज नहीं कर सकते क्योंकि ओनर जो होता है वो सिंगल रहता है, वन ओनर। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, जैसा कि बताया कि इंसॉल्वेंसी या डेथ के टाइम पे बिजनेस बंद हो जाता है, तो लाइफ जो होती है बिजनेस की वो लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है क्योंकि सारे डेट्स एक सिंगल ओनर को ही चुकाने पड़ते हैं। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल का क्या मतलब है कि एक ओनर होता है, वन ओनर होता है, सारे काम वही करता है और एक इंसान हर फील्ड में मास्टर नहीं हो सकता, हर फील्ड वो एक ही इंसान नहीं कर सकता, एक्सपर्ट नहीं होता हर फील्ड में, तो मैनेजरियल स्किल्स भी लिमिटेड ही रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोल सकते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है, एक ही फैमिली के मेंबर्स बिजनेस चलाते हैं, सिंगल फैमिली के मेंबर्स बिजनेस चलाते हैं। द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जो फैमिली, एक ही फैमिली के लोग बिजनेस चलाते हैं वो जॉइंट हिंदू फैमिली होता है। दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्न बाय इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट। ये बिजनेस इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट के द्वारा गवर्न नहीं किया जाता है, बट इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है, विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ की। और ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, हिंदू लॉ के अंडर। देयर आर टू कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बनाने के लिए दो कंडीशन होती है। पहली क्या है कि मिनिमम 2 मेल मेंबर मस्ट बी देयर इन द फैमिली, की फैमिली में 2 मेल मेंबर होने चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि पैतृक प्रॉपर्टी, पुरानी कोई पिता की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फीचर्स क्या क्या है, सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन। इसको जो फॉर्मेशन है वो यही है कि 2 मेल मेंबर होने चाहिए, और इसको कौन गवर्न करेगा, गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये पार्टनरशिप एक्ट या कंपनी एक्ट इनके द्वारा गवर्न नहीं किया जाता है, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है। लायबिलिटी जो होती है इसमें वो सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है, सीनियर मोस्ट मेंबर जो होगा घर का, उनकी लायबिलिटी बनती है सबसे ज्यादा। इनको हम बोलते हैं कर्ता। सीनियर मोस्ट मेंबर जो भी होगा उस घर का, उनकी सबसे ज्यादा लायबिलिटी बनती है, वो होते हैं कर्ता। और बाकी के जो लोग होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड रहती है उनके शेयर्स तक, कि उनके कितना शेयर है बिजनेस में। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता सीनियर मोस्ट मेंबर इज अनलिमिटेड। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, whereas liability of all other member of joint Hindu family business is limited up to their share in the business. कंट्रोल, कंट्रोल सबसे ज्यादा रहता है कर्ता का। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये जॉइंट हिंदू फैमिली है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज कॉल्ड कर्ता। ओनली द कर्ता हैज लीगल राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर। और कर्ता को ही राइट होता है कि वो आउटसाइडर्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाए। माइनर मेंबर, माइनर मेंबर जो होता है वो बचपन से ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्ट बन जाता है, उसकी बचपन से ही उसमें एंट्री हो जाती है। मेंबर वो बचपन से ही होता है, बाय बर्थ होता है, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि माइनर के मेंबर बनने की। इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस a child becomes a member by birth only, so there is no restriction for a minor to become a member of the business. Next आता है थर्ड पॉइंट, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है अगला पॉइंट। पार्टनरशिप क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा लोग, 2 और मोर, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं, मिलके कोई बिजनेस करते हैं, हम उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। Partnership is an association of 2 or more persons who agree to jointly pursue a business activity. They pool their managerial and financial resources for the purpose. Features क्या क्या होते हैं, फॉर्मेशन है सबसे पहला कि पार्टनरशिप फर्म, द पार्टनरशिप फर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द्वारा गवर्न की जाती है। It comes into existence by legal agreement between the partner. ये एक लीगल एग्रीमेंट के द्वारा एग्जिस्टेंस में आते हैं जो कि पार्टनर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड।
In this agreement, the terms and condition of partner, the ratio of sharing profit and losses are specified. कि इसमें क्या लिखा होता है कि टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती है पार्टनर्स की, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या लॉस का रेशियो है वो स्पेसिफाई किया हुआ होता है। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी दोनों ही पार्टनर्स की, जितने भी पार्टनर्स है सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड रहती है। रिस्क बियरिंग, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी जैसे गिवन होगी, उसी हिसाब से इनके रिस्क की रेशियो भी होगी कि जब किसी भी तरीके का कोई रिस्क होता है तो जो भी रेशियो गिवन होगी उसमें डिवाइड होगा, जो भी लॉस होगा वो उसी रेशियो में डिवाइड होगा। The partners of the partnership firm share the profit of the firm in the ratio specified in the agreement, कि प्रॉफिट के लिए रेशियो एग्रीमेंट में गिवन होगी। इन केस नो रेशियो इज स्पेसिफाइड, अगर कोई रेशियो नहीं गिवन है, कोई रेशियो नहीं गिवन है तो प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा मेंबर्स में। अगला है डिसीजन मेकिंग। ऑल द पार्टनर आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म, कि सारे पार्टनर्स को डिसीजंस लेने का पूरा राइट होता है। कंटिन्यूटी रहती है डेथ से, इंसॉल्वेंसी से या रिटायरमेंट से। अगर बंद करना चाहें ये अपनी पार्टनरशिप फर्म तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको कंटिन्यू रखनी है तो ये कंटिन्यू रख सकते हैं। जो भी पर्सन रिटायर हुआ है उसके सारे के सारे जितना भी उसका अमाउंट बनता है उसको गिवन, उसको देके उसका क्लेम पूरा क्लियर करके वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं बिजनेस को। और नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म आर 2, मिनिमम होते हैं 2 एंड मैक्सिमम होते हैं जो कि सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है वो 100 है। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ने गिवन करके रखे 100 है, लेकिन एट प्रेजेंट एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 द मैक्सिमम नंबर प्रेस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट इज 50। आज की डेट में क्या है? 50 है मैक्सिमम नंबर। अब इसके कुछ एडवांटेजेस, मेरिट्स, इजी टू फॉर्म, इसको हम बहुत इजीली ओपन, स्टार्ट या क्लोज कर सकते हैं। बैलेंस डिसीजन रहता है, दोनों तीनों जितने भी पार्टनर्स है सब आपस में मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेस ज्यादा होंगे, जब ज्यादा पार्टनर्स होंगे तो फाइनेंशियल रिसोर्सेस भी ज्यादा होंगे। रिस्क भी शेयर अपने अपने जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें वो रिस्क भी शेयर करेंगे। सीक्रेसी भी बनी रहती है कि पार्टनर्स एक दूसरे से सब कुछ बता देते हैं, लेकिन कि उनको पब्लिक में अपने अकाउंट्स को शो करने की जरूरत नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म को अपने अकाउंट्स को पब्लिश करने की जरूरत नहीं होती है। डीमेरिट्स क्या क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है सारे पार्टनर्स की। रिसोर्सेस लिमिटेड रहते हैं क्योंकि जो पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट है वो 50 है, तो 50 के हिसाब से रिसोर्सेस लिमिटेड रहेंगे। हर पार्टनर अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, इसलिए उन सबके बीच में कंफ्लिक्ट भी हो सकता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर डेथ के केस में हो सकता है कि वो पार्टनरशिप बंद कर दे तो कंटिन्यूटी पे भी असर पड़ सकता है कि वो पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है। अगर 2 ही पार्टनर हैं जिसमें से एक की डेथ हो गई तो ये पार्टनरशिप रहेगा ही नहीं, वहां पे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अपने अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करते हैं इसलिए पब्लिक को पार्टनरशिप फर्म में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करते हैं पार्टनरशिप फर्म। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, कि अगर कोई खराब पार्टनर, डिसऑनेस्ट पार्टनर आ जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म की क्या क्या टाइप्स होती है। सबसे पहले आता है पार्टनरशिप एट विल। अगर कोई भी पार्टनरशिप इंडेफिनेट पीरियड के लिए बनाई जा रही है तो वो पार्टनरशिप एट विल होती है। इसमें जो पार्टनर्स होते हैं, द टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर, ये पार्टनर्स की विल पे बनती है। एंड कम्स टू एन एंड व्हेनेवर पार्टनर डिजायर्स सो, और ये कब खत्म होती है? जब भी पार्टनर बोलेंगे तब ये बंद हो जाएगी। एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड, कोई भी पार्टनर डिसोल्यूशन का नोटिस दे सकता है, तब वो पार्टनरशिप जो है वो बंद हो जाएगी। नेक्स्ट आती है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, जो ऐसी पार्टनरशिप जो फिक्स पीरियड्स के लिए बनाई गई है, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसे किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के लिए बनाई गई है, उसको हम बोलते हैं फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। ठीक है, और ये पार्टनरशिप ये पीरियड पूरा होने के बाद ही ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। अगला आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो किसी पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए बनाई गई है। फॉर एग्जांपल एक ब्रिज रेडी करना है, तो जैसे ही वो ब्रिज रेडी हो जाएगा वो पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। तो ऐसी पार्टनरशिप
जो कोई पर्टिकुलर काम के लिए बनाई गई है वो होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। व्हेन देखो जैसे कि एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इफ 2 person jointly gets a contract for construction of a bridge, then these 2 person may form a partnership to construct the bridge। अगर उनको पार्टनरशिप में लाया गया है कि एक ब्रिज बनाना है तो वो एक पार्टनरशिप बनाएंगे कि ब्रिज बनाने के लिए। When bridge gets constructed, जब ब्रिज बन जाएगा और रेडी हो जाएगा, then the partnership automatically comes to an end। तब वो पार्टनरशिप अपने आप बंद हो जाएगी। अगला है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर। अब ऐसी पार्टनरशिप जो मेंबर्स की लायबिलिटी पे होती है। पहली होती है जनरल पार्टनरशिप, जहां पे सारे मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसका क्या मतलब है कि which means if the assets of the firm are not enough, यानी कि जो फर्म के असेट्स हैं अगर वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं क्रेडिटर्स के लिए, देन क्रेडिटर्स जो होते हैं वो अपना क्लेम जो है वो पर्सनल प्रॉपर्टी यानी पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के कुछ करके भी क्लेम कर सकते हैं। जो भी उनके पैसे हैं वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के क्लेम कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप, जहां पे सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ऑल पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स में सिर्फ एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, बाकी जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी उनके शेयर के हिसाब से। उनका जो शेयर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या लॉस शेयरिंग रेशियो, जो भी उन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखवाया है उसके हिसाब से उनकी लायबिलिटी रहेगी। यानी कि द पार्टनरशिप फर्म इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन देयर पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज लिमिटेड पार्टनरशिप। फीचर्स क्या क्या होते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप के, कि लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड, कि एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी ही चाहिए। द लायबिलिटी ऑफ ऑल अदर पार्टनर कैन बी लिमिटेड, बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द पार्टनरशिप फर्म, की उन्होंने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उस हिसाब से या फिर जो भी उनका शेयर है उस हिसाब से। द पार्टनर विद लिमिटेड लायबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर। जिन पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है उनको हम स्पेशल पार्टनर या लिमिटेड पार्टनर भी बोलते हैं। The special partner is not allowed to participate in the management of the firm, कि फर्म की मैनेजमेंट में स्पेशल पार्टनर को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड परमिशन नहीं है, वो अलाउड नहीं है वहां पे। द स्पेशल पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स, लेकिन उनको अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट है। द स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉ हिज पार्टनरशिप व्हेनेवर ही डिजायर्स सो, जो स्पेशल पार्टनर है वो कभी भी अपनी पार्टनरशिप को विड्रॉ कर सकता है जब वो चाहे तब। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब ये पार्टनर के टाइप्स हैं, पार्टनरशिप के नहीं, कंफ्यूज मत होना इसमें। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, सबसे पहला आता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो हर मैनेजरियल एक्टिविटीज हर जगह पार्टनर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, वो कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और उनको प्रॉफिट और लॉस में शेयर भी होता है। तो ऐसे पार्टनर्स होते हैं हमारे एक्टिव पार्टनर। The active partner participates in the management of the firm. His liability is unlimited and he contributes capital in the firm. He gets share in the profit or loss the company. Sleeping और dormant partner, अब ये कौन से पार्टनर होते हैं जो कि मैनेजरियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और ये कंट्रीब्यूट तो करते हैं कैपिटल में और इनको प्रॉफिट और लॉस भी मिलता है, लेकिन ये किसी भी तरीके की मैनेजरियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहती है। द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, दीज पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। द लायबिलिटी ऑफ स्लीपिंग पार्टनर इज अनलिमिटेड। अगला आता है सीक्रेट पार्टनर। इनकी आइडेंटिटी पब्लिक को शो नहीं की होती, ये कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल में, पार्टिसिपेट भी करते हैं मैनेजरियल एक्टिविटीज में, इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, प्रॉफिट शेयर भी मिलता है इनको, लेकिन इनकी आइडेंटिटी पब्लिक के पास नहीं होती, इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की होती। सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नोन to outsiders. He contribute capital, participate actively in the management. His liability is also unlimited.
नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। ये वो पार्टनर होते हैं, ना ही ये कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल में, ना ही ये मैनेजरियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और इनको किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलता, ना ही लॉस में किसी भी तरीके का शेयर इनका होता है। लेकिन इनका सिर्फ नाम जुड़ा हुआ होता है कंपनी की रेपुटेशन के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे क्रिकेटर्स या फिर एक्टर्स जो भी हैं वो लोग ब्रांड प्रमोशन करते हैं, तो वो नॉमिनल पार्टनर होते हैं, सिर्फ उनका नाम जुड़ा होता है उस कंपनी के साथ, वो और किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। The nominal partner are not the real partner of the firm. These partners do not contribute any capital, do not participate in the management, do not have unlimited liability, do not get any share in the profit or loss of the firm. The nominal partner only lends his name and reputation for the benefit of the firm. सिर्फ वो अपना नाम देते हैं जिससे कि फर्म की रेपुटेशन बनी रहती है। अब नॉमिनल पार्टनर के दो टाइप होते हैं, एक तो नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल। इसका क्या मतलब है? The person who accepts that he is a partner in the partnership firm by his own words or conduct is known as nominal partner by estoppel। देखो, जब कोई पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो पार्टनर है इस फर्म का, लेकिन वो काम कैसे करता है? नॉमिनल पार्टनर के रूप में करता है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती, कोई कैपिटल नहीं देना होता, लेकिन वो खुद एक्सेप्ट कर ले कि वो एक नॉमिनल पार्टनर है, तो उसको हम बोलेंगे नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। ही इज लायबल फॉर द डेट्स विच द फर्म गेट्स बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन। वो उन डेट्स के लिए लायबल होता है जो कि उस फर्म को उसके नाम की वजह से मिली है, रेपुटेशन की वजह से मिली है। अगला है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब इसका क्या मतलब है? द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द फर्म बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर कॉल हिम एज अ पार्टनर इन द फर्म। कि जो खुद तो नहीं बोलता कि वो पार्टनर है, लेकिन वो बुरा भी नहीं मानता अगर कोई और उसको उस फर्म का पार्टनर बता दे तो, तब उसको हम बोलेंगे नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नेक्स्ट है माइनर पार्टनर्स। कि माइनर पार्टनर्स कौन होते हैं? माइनर पार्टनर वो होते हैं जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं। The Partnership Act 1932 does not permit a minor to become a partner in the partnership firm। पार्टनरशिप एक्ट 32 मना करता है कि कोई भी माइनर पार्टनर नहीं बन सकता किसी भी पार्टनरशिप फर्म का। द माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। कि जो माइनर होगा उसको उस फर्म के सिर्फ बेनिफिट मिलेंगे, सिर्फ बेनिफिट्स मिलेंगे और कुछ नहीं। यानी कि माइनर पार्टनर को ना ही कंट्रीब्यूट करना है कैपिटल में और ना ही उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। दीज पार्टनर आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। और इनको फर्म की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का भी कोई हक नहीं होता। द माइनर पार्टनर इज लायबल टू आउटसाइडर्स। माइनर पार्टनर जो होते हैं वो आउटसाइडर्स के लिए लायबल होते हैं। इट डज नॉट गेट एनी शेयर इन द लॉस। इनको कोई लॉस में शेयर नहीं मिलता। ही गेट्स ओनली शेयर इन द प्रॉफिट। उनको सिर्फ प्रॉफिट में शेयर मिलता है। ठीक है, माइनर पार्टनर हो गया। अब फॉर्मेलिटी क्या होती है एक पार्टनरशिप फर्म को स्टैब्लिश करने की? सबसे पहले आता है कि एक पार्टनरशिप डीड बनाओ। पार्टनरशिप डीड बनाए। पार्टनरशिप डीड में नेम ऑफ द फर्म, की फर्म का क्या नाम है, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेम ऑफ द पार्टनर, बिजनेस का क्या नेचर है, प्लेस ऑफ बिजनेस, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है पार्टनर की, मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय पार्टनर्स कितना है, सैलरी कितनी है जो अब पार्टनर्स को मिलेगी, प्रोविजंस क्या क्या है रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन को लेके, और मेथड्स क्या क्या हैं जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना। ठीक है, उसका बाद है द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, की प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन कराने का? कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे उसमें नेम ऑफ द फर्म होना चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए कि कहाँ वो बिजनेस है, हेड ऑफिस कहाँ है और ब्रांच ऑफिसेस कहाँ है उस बिजनेस की, डेट ऑफ एडमिशन क्या है पार्टनर की, नेम और परमानेंट एड्रेस होनी चाहिए, नेम और परमानेंट एड्रेस पार्टनर्स के, ड्यूरेशन होनी चाहिए फर्म की कि कितने ड्यूरेशन के लिए है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देखना। थैंक यू सो मच।